छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। अब दरअसल आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, जो संबोधित कर रहे थे अभी सीएम, उसी बैठक की बात कर रहा हूं मैं। और इसी बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने अपने भाषण के दौरान लता उसेंडी का नाम लिया, लता उसेंडी का जिक्र किया और कहा कि लता उसेंडी के अंदर जिस तरह का उत्साह दिख रहा है उससे लगता है कि वो मंत्री बन जाएंगी। जी हां, बड़ी बात कही है कि जिस तरह का उत्साह दिख रहा है उससे ऐसा ही लग रहा है कि वो मंत्री बन जाएंगे। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लता उसेंडी विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रही हैं। मंत्री चलिए, उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा है। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी की। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, जिसमें मैराथन बैठकों का दौर अभी भी जारी है। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। नगरीय निकाय चुनाव आंदोलनों की रूपरेखा पर चर्चा भी हो रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या रणनीति होगी, कौन कौन से आंदोलन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में करने हैं कांग्रेस पार्टी को, इस पर चर्चा हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव भी अब आने वाला है छत्तीसगढ़ में और इसके साथ ही रायपुर दक्षिण उपचुनाव भी होना है, उस पर भी चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं, कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है कांग्रेस पार्टी में। समय 3 बजे लगातार बैठकें यहां पर हो रही हैं। कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी। मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, खास तौर से रायपुर दक्षिण उपचुनाव। जी हां, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं और भी कई नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। नगरीय निकाय चुनाव भी मुद्दा है। नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनानी है, कौन कौन से मुद्दे उठाने होंगे नगरीय निकाय चुनाव के लिए, और आंदोलनों की रूपरेखा, कौन कौन से आंदोलन करने हैं प्रदेश में, कौन कौन से प्रदर्शन करने हैं, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा हो रही है इन सभी बैठकों में। अब विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस पार्टी इस समय। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से सीधे लाइव। नितेश, विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस पार्टी और वैसी ही भूमिका निभाने की कोशिश है। आंदोलन की रूपरेखा बन रही है, उपचुनाव की रणनीति बन रही है, नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति भी लगातार कांग्रेस पार्टी बना रही है इन बैठकों के जरिए। नितेश, सबसे पहले सुमित ताजा अपडेट दे दूं, अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा जो कि 8 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। क्यों? क्योंकि कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल यहीं से विधायक थे। अब उस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है। एक बैठक पहले हुई जिसकी आप बात कर रहे थे, निकाय चुनाव को लेकर चाहे बात कर ली जाए या फिर आगामी कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात कर ली जाए, मोइली कमेटी आने के बाद जो सक्रियता थी उस बैठक में दिखाई दी। और अब जो नई बैठक चल रही है, ताजा बैठक चल रही है, अभी की बैठक चल रही है, उसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद है, इसके साथ ही एजाज ढेबर महापौर मौजूद है, जिलाध्यक्ष प्रमोद दुबे मौजूद हैं और तमाम सुशील आनंद शुक्ला संचार प्रमुख हैं। और उपचुनाव में रायपुर दक्षिण कैसे जीतना है, कौन प्रत्याशी होगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, इन सभी पर मंथन चल रहा है। कुल मिलाकर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इतनी प्रचंड जीत के बाद इतनी जो है खराब जो है दुर्गति हुई, हार मिली, उसकी विवेचना हुई और अब निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के पहले किस तरह से रिवाइव होती है। नीतीश, विधानसभा चुनाव में हार मिली कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा चुनाव में भी बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का रहा। अब अगर रायपुर दक्षिण उपचुनाव की हम बात करेंगे, सुमित, ये जो देख रहे हैं ये विनोद वर्मा है और किशन वर्मा है, चंद्रभूषण वर्मा एएसआई का मैनेजर है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और एसीबी ने लंबे समय बाद इस पर फंदा डाला है और सीधा इसे जेल भेजा जा रहा है। माफी चाहता हूं, मैं दिखा रहा हूं इस वक्त क्योंकि ये सामने ही है। ये आप देख सकते हैं, ये किशन वर्मा है, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का मैनेजर, सारा काम संभालता था। मैं सहयोगी अभिषेक गर्ग से निवेदन करूंगा कि आ जाएं और देख सकते हैं पूरी एसीबी की टीम के साथ
एसीबी की टीम के साथ इसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कब तक के लिए? 19। तो देखिए, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठकें लगातार चलती हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठकें चल रही हैं और नगरीय चुनाव की रूपरेखा बनाने की तैयारी है। आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर है। नकली होलोग्राम मामले में पकड़े गए आरोपी की पेशी हुई और चौथी आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कल पकड़ा गया था दिलीप पांडे। शराब घोटाले के मामले में बड़ी खबर, नकली होलोग्राम मामले में पकड़े गए आरोपियों की पेशी हुई है। चौथे आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया था। दिलीप पांडे कल पकड़ाया था, जिसे पेश किया गया है कोर्ट में। शराब घोटाला मामला, चर्चित मामला, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित मामला शराब घोटाले का। नकली होलोग्राम मामले में पकड़े गए आरोपी की पेशी हुई है। यहाँ पर चौथे आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कल पकड़ाया था दिलीप पांडे। अब बात हो जाए महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी हुई। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी को एसीबी के कोर्ट में पेश किया गया। 9 लोगों को पेश किया गया था एसीबी कोर्ट में और 19 जुलाई को अब अगली पेशी होनी है, अगली सुनवाई हो रही है 19 जुलाई को। महादेव सट्टा ऐप के मामले में बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों को एसीबी की कोर्ट में पेश किया गया था। 9 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। 19 जुलाई को अगली पेशी होगी। महादेव सट्टा ऐप, चर्चित मामला छत्तीसगढ़ का। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे नितेश गर्ग का। नितेश, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल एसीबी कोर्ट में 9 लोगों को पेश किया गया था, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? सुमित, 9 लोगों को पेश किया गया था, उन्हें फिर से जो है रिमांड में भेज दिया गया 19 तारीख तक। अभी जो मैंने तस्वीर दिखाई थी वो किशन वर्मा था। बहुत लंबे समय से इसकी तलाश जारी थी। फाइनली इसको शिकंजा कस दिया गया है, पकड़ लिया गया। इसे भी 19 तारीख तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आज 9 आरोपियों को लाया गया था, उनकी पेशी थी और एक बहुत बड़ा नाम है, एक कांस्टेबल है, उसका भी नाम चर्चित है, उसे भी लंबे समय बाद पकड़ा गया है, महावीर। उसे भी आज और कल जैसे ही लाया जाएगा, लेकिन उसे गिरफ्तार में ले लिया गया है, उसे कस्टडी में ले लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया। उसे जब पेश किया जाएगा वैसे हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन अभी 9 लोगों की पेशी हुई थी, उनकी पेशी आगे बढ़ा दी गई है 19 तारीख तक के लिए, फिर उन्हें भेज दिया गया है। वहीं किशन वर्मा जो कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का मैनेजर था, उसे भी तस्वीरें आपको दिखा दी, उसे भी 19 तारीख तक के लिए न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाले की बात कही जाए, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप की बात की जाए, चाहे वो कोल घोटाले की बात की जाए, हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। जांच एजेंसियां काफी एक्टिव हैं, काफी सख्त रुख अपना लिया है सभी जांच एजेंसियों ने सभी मामलों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका नितेश, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से ऑनलाइन ठगी का एक अजीबोगरीब मामला आपको बताते हैं, जहां एक ठग रोहित जैन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन जैन से शादी के नाम पर 1,39,00,000 रुपए ठग लिए। 1,39,00,000 रुपए। युवक ने लड़के से 4 किरदार बनकर अलग अलग बार पैसे वसूले हैं। जी हां, मिमिक्री की थी। दोनों की शादी के नाम पर पहली मुलाकात हुई जब पीड़ित नितिन को आरोपी रोहित ने 3 लड़कियों की फोटो दिखाई। शादी का हवाला देकर वो खुद एक काल्पनिक लड़की एकता जैन बनकर बात करने लगा। देखिए आप कितने शातिर हो चुके हैं ठग, मिमिक्री कर रहे हैं लड़कियों की। एक बार इनकम टैक्स अधिकारी और एक बार कुछ और नाम बदलकर नितिन से पैसे की उगाही हुई। वहां पर ठगी का अंदेशा होने पर नितिन ने बिलासपुर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ठग नए नए तरीके, नए नए पैतरे अपना रहे हैं ठगी करने के लिए। अब लड़कियों की आवाज निकालकर मिमिक्री करके भी ठगी होती है, वो भी 1,39,00,000 रुपए की। गंभीर विषय।
जी बिल्कुल सुमित, आपने एक मूवी देखी होगी ड्रीम गर्ल, जिसमें इसी तरह का मामला सामने आया था कि एक जो है लड़का जो है लड़की की आवाज़ निकाल करके और वो जो है तमाम तरह की कोशिशें और तमाम तरह की झांसे दे करके जो है ठगी और उगाही करता है। तो उसी तरह का मामला बिलासपुर में भी आया है। यहाँ के जो पीड़ित हैं वो सरकंडा के रहने वाले हैं। कमल जैन है उनके पिता का नाम और पीड़ित का नाम नितिन जैन। इनकी मुलाकात रोहित से होती है। रोहित जो है उन्हें शादी के लिए जो है एक लड़की सामने लाने का बात कहता है। 3 लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। कथित एकता जैन उन्हें पसंद आती है और उसके बाद वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं रोहित जैन, वो बताते हैं कि मैहर में किसी प्रतिष्ठित डॉक्टर का भतीजा है जो मिमिक्री भी करता है, कलाकार भी है और तमाम तरह की जो है ये झांसा भी देता है, उगाही भी करता है। और ये नितिन जो कथित जो पीड़ित है इस पूरे मामले का, उससे उसी लड़की यानी जैन बनकर, जो एकता जैन बनकर उससे बात भी करता है और लगातार 4-5 आपसे ये महीनों भी जानना तक चाहूंगा, जो एकता जैन पीड़ित तो है, कभी जो उसका भाई अंशु नितिन जो पीड़ित है, ये तो एक उदाहरण है। रोहित जैन ने ऐसे कई और लोगों को ठगा होगा ऐसी मिमिक्री करके, लड़कियों की आवाज निकाल के। इस बारे में और कुछ जानकारी का, कितने लोगों को ठग चुका है अभी तक? नहीं सुमित, फिलहाल तो जो केस है, जो एफआईआर दर्ज हुई है बिलासपुर में साइबर थाने में, वो सिर्फ जो है एक ही सब्जेक्ट पर हुआ है जो नितिन जैन है। दूसरी जो बात है, इसमें एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहता हूं सुमित कि ये जो है भया दोहन का, ब्लैकमेलिंग का, ठगी का एक ऐसा केस है जो शायद देश में पहला ऐसा केस होगा कि 1,39,00,000 रुपए किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो पुणे में कार्यरत है। समझिए आपकी उसका मानसिक लेवल कितना होगा। लेकिन हमने आज जब बात की, हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है सुमित, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं पीड़ित से जो नितिन जैन है और उनके पिता कमल जैन से। तो उन्होंने बताया कि शादी के नाम पर पहले तो झांसा दिया गया, लेकिन बाद में जो है उनका एक एक्सीडेंट करवाया गया। वहां एक्सीडेंट में जब पीड़ित जो है नितिन जो है पूरी तरह जो है ये मान गया कि एकता और उसके घर वाले क्रिमिनल भी हैं, कुछ कांड भी कर सकते हैं, वहां अकेले रहता है। कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग हुई थी, कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग के तहत इस ठगी को अंजाम दिया गया है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि ऐसे ठगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। खुशखबरी है छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के अभनपुर और दुर्ग में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसकी मंजूरी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दे दी है। इसे लेकर देश के 113 नए मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है। नए मेडिकल कॉलेज में अभनपुर में श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल विज्ञान और अनुसंधान और दुर्ग में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए संस्थानों ने आवेदन किया था, अब कॉलेज शुरू करने की प्रक्रिया होगी। बड़ी खुशखबरी है मेडिकल छात्रों के लिए जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, डॉक्टर बनने का सपना जो देख रहे हैं। 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है अब छत्तीसगढ़ में। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रवि मेरी, हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर लाइव। रवि, बेहद खुशी की बात है उन छात्रों के लिए जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। सुमित, अक्सर देखा गया है कि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान जैसे अलग अलग देश में जाके पढ़ाई करते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है कि रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिल गई है। 150 सीटों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इतने 150 सीट अब बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही अब राज्य में 2200 के आसपास सीटें हो जाएंगी जहाँ पे मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। और ख़ासकर रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की ये खासियत ये है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर है। वहाँ पे बड़ी संख्या में प्रोफेसर जो डॉक्टर है उनकी तैनाती की जाएगी। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कितने 20 विभिन्न विभाग के डॉक्टर रहेंगे। इसमें 268 मेडिकल के प्रोफेसर रहेंगे। 5000 के करीब अलग अलग किताब होंगे, बीमारियों को समझेंगे। मतलब A to Z व्यवस्था है, सब व्यवस्था वहाँ पर आपको मिलेगी। इसी हिसाब से इनको अनुमति मिली है और रावतपुरा सरकार में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होंगी। उसके बाद सभी छात्र वहाँ जाके पढ़ाई कर सकेंगे। सुमित,
बहुत धन्यवाद रवि, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, धीरे धीरे हमारे देश प्रदेश में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेहद अच्छी खबर, बहुत धन्यवाद रवि। आगे बढ़ते हैं। नक्सली संगठन को हुए नुकसान की जानकारी आपको अब दे देते हैं। एक ब्यौरा दिया है, नक्सलियों ने ही ब्यौरा दिया है खुद के नुकसान का। इस साल नक्सलियों को हुए नुकसान का ब्यौरा दक्षिण सब जोनल इलाके में 106 नक्सलियों की मौत हुई। अलग अलग घटनाओं का नक्सलियों ने जिक्र किया है अपने इस पत्र में। जो ब्यौरा दिया है नक्सलियों ने, दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने जारी किया एक प्रेस नोट। नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 16 जनवरी को धर्मावारम कैंप पर हमले का जिक्र किया। 76 जवानों की मौत और 90 जवानों के घायल होने का दावा किया है नक्सलियों की तरफ से। नक्सलियों ने 51 ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया है। नक्सलियों ने जवानों पर हत्या का आरोप लगाया है। समझ रहे हैं आप, जो नक्सली ग्रामीणों की हत्या करते हैं वो जवानों पर ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाएंगे। तो एक साल में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी खुद नक्सलियों ने दी है। एक प्रेस नोट जारी कर इसका ब्यौरा, पूरा ब्यौरा रखा है। 106 दक्षिण सब जोनल इलाके में 106 नक्सलियों की मौत हुई। अलग अलग घटनाओं में नक्सलियों ने इसका जिक्र किया है। और इसी के साथ ही नक्सलियों ने हमारे जवानों पर, सुरक्षा बलों पर आरोप लगाए हैं ग्रामीणों की हत्या के, और 76 जवानों की मौत और 90 जवानों के घायल होने का दावा भी कर रहे हैं नक्सली अपने प्रेस नोट जो जारी किया गया है। नक्सलियों ने 51 ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप भी लगाया है जवानों पर। देखिए, एक बार फिर से झूठ फैला रहे हैं नक्सली। नक्सलियों ने जवानों पर हत्या के आरोप लगाया। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाएंगे। और 106 नक्सलियों की जान गई है, जो बताता है एक तगड़ा झटका, बड़ा झटका बैकफुट पर है नक्सली छत्तीसगढ़ में। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार देख रहे हैं नक्सली वारदातें भी कम हुई है और नक्सलियों पर अटैक लगातार हमारे जवान, सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तामेश्वर, जो प्रेस नोट जारी हुआ है, जो ब्यौरा दिया है नक्सलियों की तरफ से, 106 नक्सलियों की मौत, इसका मतलब है कि लगातार बैकफुट पर है नक्सली। बिल्कुल सुमित, ये तो नक्सलियों का प्रेस विज्ञप्ति है। कल जो है बस्तर आईजी ऑफिस से एक आंकड़ा जारी हुआ था, उस आंकड़े की भी बात कर लेते हैं। 133 माओवादी इस बार जो है मुठभेड़ में मारे गए हैं। 498 नक्सली गिरफ्तार हुए, 461 ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में लगातार नक्सलियों के पैर जो है खिसक रहे। आज ही की बात ले 5 नक्सलियों ने सुकमा में आत्मसमर्पण किया, एक नक्सली 5 रुपए का था। कल जो है एक महिला माओवादियों को गिराया जो 8 लाख रुपए की ना। लगातार चाहे वो बस्तर का हुकमार का क्षेत्र, कालके मार वाला लगा क्षेत्रों या सुकमा हो, बिल्कुल। और तामेश्वर, नक्सली एक बार फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि नक्सलियों की जो मौत हुई 137 135 आंकड़ा है जवानों की तरफ से जारी हुआ है, और नक्सली भ्रमित कर रहे हैं कि जवानों ने ग्रामीणों की हत्या की है, जबकि नक्सली ही ग्रामीणों की हत्या करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तामेश्वर, जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने गौठान का निर्माण किया था, आपको याद होगा। एक ऐसा केंद्र था जहां गोबर और गौमूत्र से विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकें, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित 417 गौठानों में अब तालाबंदी की नौबत आ गई है। वहीं कांकेर जिले के सरंगपाल क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियों ने बंद पड़े गौठानों को अपना ट्रेनिंग सेंटर ही बना दिया, क्योंकि उनके पास मैदान ही नहीं है। आर्मी में भर्ती होने के लिए रोज सुबह शाम सैकड़ों युवक युवतियां इस गौठान में दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग तरीके से। क्षेत्र में कोई मैदान नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया गया है कि अब जब गौठानों में कुछ काम ही नहीं हो रहा, बंद पड़े हैं, तो भाई साहब हम ही उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। वहाँ पर सोचा होगा इन नौजवानों ने। तो प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से, युवतियों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं आपको। हम लोग जो है यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर ना मैदान नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो गौठान खाली पड़ा था, यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस? हम जो है वो सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट और कई लड़के जो हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इस गौठान का उपयोग इन लोग आर्मी और पुलिस के जवान बनने के लिए कर रहे हैं।
कितने दिन से आ रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे हम रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। पिछले साल भी हम लोग आर्मी का रिटर्न एग्जाम कर रहे थे, मैदान नहीं था तो क्वालिफाई नहीं, रनिंग का क्वालिफाई कर नहीं पाए। इसीलिए हम लोग ने इसका गौठान का साधन एक माध्यम लिया कि पहले तो गौठान तक गाय भी आते नहीं थे और बंजर पड़ा था, तो हम लोग ने सोचा कि युवक के लिए एक मैदान मिल जाएगा, इसीलिए हम इस गौठान को अपने माध्यम से जो भी सफाई करके इस गौठान को एक मैदान का रूप दिया, छोटा माहौल। और अभी यूज कर रहे हैं हम लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी, और जिसमें से फिजिकल इवेंट में हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक है, 800 मीटर 100 मीटर का है सर। चाहिए ये वो युवक युवतियां हैं जो कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है या कोई आर्मी में जाना चाहता है, जिसके लिए रोज यहाँ दौड़ लगाते हैं और ये जो बंद पड़े गोठान है इसका सही उपयोग कर रहे हैं। कामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों की कुछ बड़ी खबरों की और सबसे पहले बात हो जाए अमरवाड़ा उपचुनाव की। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन कुछ ही समय बचा है। 6 बजे तक का समय है वोटिंग के लिए। देखिए किस तरीके से उत्साह था। बुजुर्ग महिलाएं व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंची। उपचुनाव है तब भी गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अमरवाड़ा उपचुनाव में 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें लगातार वोटिंग जारी है। हालांकि 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बता दें कि यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन जीजेपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरा वेन भलावी ने भी पर्चा भरा था, नामांकन दाखिल किया था, वो भी चुनावी मैदान में है। इस उपचुनाव के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में है और जिले में 232 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्यों अहम है अमरवाड़ा, वो भी जान लीजिए। जीतू पटवारी ने जोर लगाया है, यहाँ पर पूरी ताकत लगा दी है। सीएम मोहन यादव ने भी पूरी ताकत यहां पर लगाई है। बीजेपी कांग्रेस के लिए साख का विषय है, खासतौर से कांग्रेस के लिए और कमलनाथ के लिए साख का विषय है। विधानसभा चुनाव और माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने, कमलनाथ ने अपनी सीट गंवा दी, उसके बाद अमरवाड़ा को जीतना अब साख का सवाल बन गया है और फिर से कमलनाथ ने यहां पर इमोशनल कार्ड खेला था। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भी अब तक 66.58% मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। करीब 67% वोट हो चुके हैं, वोट डल चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है वो जानेंगे, सीधे अमरवाड़ा लिए चलते हैं। आपको हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, करीब 67% वोटिंग, अच्छा वोटिंग प्रतिशत अभी कहलाएगा और अपडेट भी होगा तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब उत्साह काफी था मतदान को लेकर लोगों में। बिल्कुल सही कहा सुमित। आज उपचुनाव था अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और जिस तरीके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं सुमित, इस समय देख सकते हैं कि अंतिम पल बचा हुआ है, तकरीबन 30 मिनट का वक्त बचा है, आखिरी समय है। लेकिन एक बुजुर्ग महिला जो है यहाँ पर मतदान का इस्तेमाल करने आई हैं। उनके उंगली पर आप स्याही का निशान देख सकते हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आ रही हैं। अम्मा वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया बेटा। कितना बदलता देखा अपने क्षेत्र को आपने? अरे बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ बहुत ज्यादा। आज वोट डालेंगे, क्या उम्मीद है, क्या और होना चाहिए क्षेत्र में? अरे अब जे कछु हो रहा हो तो हो गई लेकिन आज वोट डालने आए, अच्छी बात आती है। नहीं हम हर बार आते हैं। हर कितनी उम्र हो गई आपकी? 81 के हो जा रहा है अभी। तो देखिए 81 साल की बुजुर्ग महिला है, लेकिन उत्साह है, आखिरी पलों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आई है। और यही तस्वीरें इस पूरे मतदान केंद्र की हैं। यह हर्रई का मतदान केंद्र है, 4 बूथ हैं इस मतदान केंद्र में, लेकिन उत्साह लोगों में इतना है कि मैं सुबह से यहाँ पर देख रहा हूँ। हर बूथ में लगभग जाने की कोशिश किया हूँ और हर बूथ में मुझे लोग मिले हैं, लोग आए हैं। 67% जो मतदान हुआ है वो 3 बजे तक का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा तकरीबन 75% से ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो इंटीरियर के ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर वोटर जो है वो शाम के वक्त निकलना पसंद करते हैं। और वैसे भी ये भी जानना चाहूंगा आपसे दुर्गेश, ये भी जानना चाहूंगा, अमरवाड़ा में मुकाबला, सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन जीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी उतरा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, क्या वो कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं? क्या उतना जनाधार है उनका वहां पर? क्या समीकरण बन रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला? बिल्कुल सुमित, देखिए
बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उपचुनाव है और उपचुनाव में जिस तरीके से हमने छिंदवाड़ा की राजनीति देखी है, ये कमलनाथ के इर्द गिर्द हमेशा रही है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिवर्तन छिंदवाड़ा में हुआ है, उसकी वजह से ही, उसकी बड़ी वजह अमरवाड़ा विधानसभा सीट थी, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे कमलेश शाह, वो 3 बार कांग्रेस से जीत कर आए और उसके बाद उन्होंने पाला छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। और यही वजह है कि यहाँ का जो समीकरण है वो बिगड़ा है, क्योंकि सत्ता पार्टी छोड़ने के बाद वो दूसरी पार्टी में गए और अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहां कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा है, गैर राजनीतिक चेहरा उन्होंने धीरन शाह के नाम से उतारा है, वहीं गोड़वाना गठबंधन पार्टी भी, चूंकि देखिए यह आदिवासी बहुल इलाका है, छिंदवाड़ा सीट जो है वो आदिवासी सीट कहलाती है और यहाँ का अधिकांश जो वोटर है वो तकरीबन 90% से ज्यादा ऐसा वोटर है जो आदिवासी है, बिल्कुल ग्रामीण है। ऐसे में गोड़वाना गठबंधन पार्टी ने अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है। देखिए परिणाम जो भी हो, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हम इसलिए यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि जो कमलेश शाह है वो तो बड़े नेता हैं ही, यहाँ के 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने इस बार दांव खेला है वो वाकई अचंभित करने वाला था, क्योंकि धीरन शाह जो है वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल गैर राजनीतिक, उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो एक धार्मिक स्थल से उनका सीधा जुड़ाव है। तो ऐसे में उनकी जो छवि है वो बड़ी साफ सुथरी है, बड़ी क्लीन है और लोगों के बीच जाकर उनका जो रुतबा है वो एक गुरु के तरह है, उन्हें दादा यहाँ पर कर जाता है। तो ऐसे में उनकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी दुर्गेश की जो प्रयोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया है उसका फायदा मिल पाता है क्या, या जेजेपी किसी का खेल बिगाड़ पाएगी? देखना दिलचस्प होगा। काफी दिलचस्प ये उपचुनाव हो गया है अमरवाड़ा का। बहुत शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए, अपडेट के लिए बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड कह लीजिए, उसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा, यानी अब हर कोई, सभी स्टूडेंट्स जो हैं कैजुअल कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जा पाएगा। लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी हो रही है। किस तरह की राजनीति हो रही है, कौन क्या कुछ कह रहा है, रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में जीन्स और टी-शर्ट में जाने पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए ड्रेस कोड के तहत कॉलेज स्टूडेंट कैजुअल ड्रेस में स्कूल नहीं जा सकेंगे। छात्रों को फॉर्मल पैंट शर्ट और छात्राओं को सलवार कुर्ता पहनकर कॉलेज आना होगा। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। मंत्री परमार ने कहा कि शुरुआत में ये यूनिफॉर्म एक्सीलेंस कॉलेजों में शुरू की जाएगी और इसके बाद इसे प्रदेश के सभी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है तो इस पर राजनीति होना लाजमी है और इसीलिए कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार हिजाब और बुर्के को कॉलेजों से हटाना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत सरकार हिजाब नहीं हटवा सकती है। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छींटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर हिजाब पर सियासत शुरू हो गई है और सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक का इस तरह से बयान आना इस हिजाब पॉलिटिक्स को और हवा देता है। लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो प्रदेश में कोई नया आदेश लागू हो, उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे समझने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अंचल, एक अच्छी पहल है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो हर एक बात को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। सुमित, हम और आप सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि कोई भी जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और राजनीति भी किसी सिद्धांत के विपरीत तो जा नहीं सकती। तो राजनीति में भी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है।
क्रिया ये हो रही है कि जिस तरीके से ड्रेस की जो अवधारणा है वो गुरुकुल के समय पे इसलिए की गई थी कि एक ही सामान्य सारे लोग जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उसमें कोई बड़ा या छोटा अपने पहनावे से ना दिखाई दे, सभी एक जैसे दिखाई दें, इसलिए ड्रेस की अवधारणा की गई थी। और पहले भी ड्रेस हम और आपने भी विद्यालय में पढ़ाई की है, स्कूलों में पढ़ाई की हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूल हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो, किसी भी तरीके से स्कूल हो, उसमें एक ड्रेस कोड चलता है और ये सही भी है, जिसमें सब लगता है कि सब एक जैसे हैं और समानता के अधिकार के तहत ही इस तरीके से ड्रेस कोड लगाया जाता है। और अब कॉलेजों में भी, क्योंकि कॉलेजों में आमतौर पर देखा जाता है जिस तरीके से लोग कुछ भी पहन के चले आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए और सभी लोगों को एक समान शिक्षा मिले और एक समान सारे लोगों में समानता दिखाई दे, अनुशासन दिखाई दे, इसके लिए ये किया गया है। और उच्च शिक्षा मंत्री ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि बाकायदा पहले एक्सीलेंस कॉलेज जो हैं यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। एक्सीलेंस कॉलेजों में भी चल भी रहा है, ड्रेस कोड चल रहा है, चाहे वो स्कूल की एक्सीलेंस की बात कर लें हम, चाहे वो कॉलेज की बात कर लें, लेकिन अब निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से इसे किया जाएगा। पर इसकी शुरुआत एक्सीलेंस कॉलेजों से शुरू की जाएगी। और कांग्रेस अपना काम कर रही है क्योंकि वो विपक्ष में बैठी हुई है और वो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसी पे मैं आ रहा था, कांग्रेस के बयान पे ही मैं आ रहा था। आरब मसूद कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत हिजाब नहीं हटवा सकती है सरकार, तो क्या कांग्रेस इसका विरोध करने जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या कांग्रेस के कुछ जो विधायक हैं दूसरे वर्ग से जो आते हैं, क्या उसका विरोध भी कर सकते हैं इस फैसले का? नहीं, देखिए ये तो राजनीतिक रोटी सेकने जैसा मामला है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर उन्हीं विधायकों से आप पूछेंगे कि आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये बताइए कि क्या विद्यालयों में या कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं लागू होना चाहिए, तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि ड्रेस कोड लगना चाहिए। क्योंकि कपड़े और पहनावे से आदमी का, इंसान का ये समझ में आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कोई भी असमानता ना रहे, इसीलिए ड्रेस कोड लगाया गया है। और लगातार इसकी बात की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसका ये जो फैसला है ये निश्चित रूप से प्रशंसा का विषय है कि अब कॉलेजों में भी ड्रेस कोड लगाए जाएंगे और सभी विद्यार्थी समान अधिकार और अनुशासन के साथ वहां पर पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी की लाइफलाइन पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। 149 बसों के पहिए थम गए। 10 रूट पर दौड़ने वाली इन बसों के पहिए पर पिछले 6 दिनों से ब्रेक लगा हुआ है। इन बसों के पहिए टिकट कलेक्शन विवाद के चलते थमे हैं, जिससे करीब 50,000 यात्री रोज परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। 50,000। दरअसल भोपाल शहर के 10 रूट पर चलने वाली 149 बसें गुरुवार से ही बंद हैं। आज इन बसों को बंद हुए, बसों के पहिए थमे 7 दिन हो चुके हैं। इसकी वजह से इन बसों में टिकट कलेक्शन करने वाली एजेंसी चलो ऐप की ओर से प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग है, लेकिन बीते 6 दिनों में BCLL और निगम के जिम्मेदार इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। ऐसे में इन बसों में रोजाना सफर करने वाले 50,000 से ज्यादा यात्री परेशान हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है। भोपाल के 10 रूट हैं, जान लीजिए, बैरागढ़, गांधीनगर, लालघाटी, एयरपोर्ट, कोकता, भोरी, मिसरौद, मंडीदीप, करौंद, अयोध्या नगर। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, वो भी समझ लीजिए। करीब 149 लो फ्लोर बसें नहीं चल रही हैं, 10 रास्तों पर बसें चलना बंद है और टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच मतभेद की वजह से ये सब हो रहा है। चलो ऐप से प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग है इनकी। 32 रुपए की जगह 25 रुपए कर दीजिए प्रति किलोमीटर राशि, ये कर रहे हैं बस ऑपरेटर। निगम का कहना है कि टेंडर के समय रेट कम करने की कोई शर्त नहीं थी, निगम का ये तर्क है। नगर निगम मांग को मानने को तैयार नहीं, नगर निगम कह रहा है हम नहीं मानेंगे। राजधानी के 50,000 से ज्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात होगी उज्जैन के महाकाल मंदिर की। महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज फिर शुरू हो गया। 100 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन विसंगति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन काटा जा रहा है, जिसके विरोध में ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। KSS कंपनी महाकाल मंदिर में आउटसोर्स का काम देखती है, जिसके और इसका जिम्मा सफाई और सुरक्षा का है, इसके जिम्मे सफाई सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वहीं महाकाल मंदिर के प्रशासन का कहना है कि ये KAS कंपनी का अंदरूनी मामला है, व्यक्तिगत अंदरूनी मामला है, और फिर भी इसके बारे में नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
सुरक्षा कर्मियों आज अपने वेतन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कई जो कर्मचारी हैं वो अपने इंचार्ज से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वेतन समय पर दिया जाना चाहिए। और उसको लेकर यहाँ पर 10 नंबर जो गेट है, यहाँ पर कई महिला सुरक्षा कर्मी हैं, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि हमें हमारा वेतन आखिर क्यों नहीं पूरा दिया जा रहा है। बेटा क्या समस्या आ रही है? सर हमारी सैलरी कम आ रही है। कितनी आती है? ये पूरा महीना भरा हमने, हमारी 4000 सैलरी है सर। वैसे कितनी सैलरी है? 8500। ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं? सभी पीड़ित हैं। ये जो सुरक्षा क्रिस्टल कंपनी और केसेस के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ये जो पंच मशीन महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा लगाई गई है, इसके कारण इनकी सैलरी कट जाती है। भैया क्या समस्या है? सर जो भी समस्या है, कल रात को वेतन प्राप्त हुआ है सभी को। अभी सबकी समस्या जान ली है, जैसे ही इस समस्या का हल निकलता है सभी को वेतन प्राप्त होगा सर। बिल्कुल ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग बातें सामने आ रही है और महाकाल प्रबंध समिति का कहना है कि ये कंपनी का मैटर है। कंपनी का मैटर आखिर कैसा हुआ? जब महाकाल मंदिर से व्यवस्थाएं जुड़ी है तो महाकाल मंदिर के प्रशासक जिला कलेक्टर को आगे आकर इनकी समस्या सुनना चाहिए और ये जो लगातार काम करते हैं इनको कलेक्टर के अनुसार यहाँ पर उनको राशि मिलना चाहिए। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो चलिए अब बात करते हैं खबर के असर की। डिंडोरी में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां जिले के स्कूलों में लगातार अनुपस्थित एब्सेंट रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा शराबी और 2 पत्नियों वाले 20 टीचर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है। दरअसल मेहदवानी विकासखंड क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के एक पत्र ने जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी, जिसमें 15 शराबी टीचर थे, 9 शिक्षक अनुपस्थित थे, एब्सेंट रहते थे, आते नहीं थे और 7 ऐसे टीचर थे जिनकी 2 पत्नियां थी। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिंडोरी जिले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, मेहदवानी से एक पत्र जारी हुआ था जहां पर लगभग 15 ऐसे शिक्षक थे जो शराब के नशे में आते थे, वहीं 9 ऐसे शिक्षक थे जो कि स्कूल ही नहीं आते थे और 7 ऐसे शिक्षक थे जिनकी 2 पत्नियां थीं। वहीं डिंडोरी जनजाति कार्य विभाग सहायक आयुक्त ने अब बड़ी कार्रवाई की है और लगातार अनुपस्थित रहने वाले 9 शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। इसके अलावा 20 ऐसे शिक्षक हैं जिनको शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। चलिए अधिक जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। अनिल साहू हमारे सहयोगी डिंडोरी संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, खबर का असर हुआ है, होना भी चाहिए था। 15 शराबी थे, 9 आते नहीं थे, 7 ऐसे थे जिनकी 2 पत्नियां थी। जी देखिए सुमित, कल ही आपने कहा था कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर डिंडोरी जिले में ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है कि विकासखंड मेहदवानी के जो शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया था कि 15 जो शराबी शिक्षक हैं और इसके अलावा जो 2 पत्नियां हैं और अन्य जो है जो स्कूल ही नहीं आते, उनके खिलाफ उनने पत्र जारी किया था और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी सहायक आयुक्त के लिए। सहायक आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है और 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है, जो कि विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। तो कहीं न कहीं खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा है और तुरंत ही यहाँ पर कार्रवाई की है और ऐसे अन्य शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है कार्रवाई के लिए। जी सुमित, बहुत शुक्रिया अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बात होगी अब कटनी शहर की, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? हड़ताल की वजह से। वजह है कचरा कलेक्शन करने वाली एमएसडब्ल्यू प्लांट के कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों की हड़ताल करने से शहर से डोर टू डोर और सड़कों पर फैला कचरा नहीं उठा। कर्मचारियों का कहना है कि 9,800 रुपये महीने ही मिलते हैं और सैलरी बढ़ाकर 12,800 कर दी गई, लेकिन पेमेंट को फिर से घटाकर 9,800 कर दिया गया, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। होना भी चाहिए। कर्मचारी पेमेंट बढ़ाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि इसके बाद ही कचरा कलेक्शन किया जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं बढ़ाओगे कचरा नहीं उठेगा।
कटनी जिले का MSW कचरा प्लांट हमेशा सुर्खियों पर रहता है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कंपनी के मैनेजरों की या कर्मचारियों की मनमानी हो, हमेशा सुर्खियों पर रहता है। एक बार फिर सुर्खियों पर आ गया है कि जो कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी हैं उनको पेमेंट कम देने के कारण आज हड़ताल कर दी गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं, प्लांट में लगभग 45 वार्डों की 45 कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सभी लोग आज गाड़ी खड़ी करने के बाद हड़ताल कर दिए हैं कि उनकी जो बढ़ी हुई पेमेंट है वह घटाकर वापस कर दी गई है। बात की जाए तो 9,800 रुपये उनकी पेमेंट थी, जिसे बढ़ाकर 3,000 बढ़ाकर 12,800 रुपये कर दिया गया था, लेकिन एक महीने देने के बाद फिर से घटा दी गई और 9,800 में ले आई, जिसके बाद पूरे कर्मचारी जो है वह हड़ताल पे हैं। कुछ कर्मचारी अभी हमारे साथ में मिले हुए हैं। ये आखिर आप लोग ये हड़ताल क्यों किए हैं? सर, हम लोग हड़ताल ये कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट कट गई थी, इसीलिए हम लोगों ने हड़ताल कर दी। अब हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारी वही पेमेंट दी जाए, हम लोग काम पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, आप लोग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्शन करते हैं? 45 वार्डों से पूरे 45 वार्डों की कलेक्शन होता है। पूरे 45 वार्डों की गाड़ियाँ आज यहीं पे खड़ी हो गई हैं, तो आखिर आप लोग कब निकलेंगे कलेक्शन करने? सर, पेमेंट बढ़ के मिलेगी तो करेंगे। तो क्या पूरे शहर का जो कचरा है वो आज नहीं उठा? जी नहीं। कब तक नहीं उठेगा? हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उसके बाद। कितने कर्मचारी हैं ऐसे आप लोग? कम से कम 100 के ऊपर ही हैं। 100 कर्मचारी के ऊपर ही हैं जो पूरे शहर के 45 वार्डों से कचरा कलेक्शन करते हैं और यहाँ लाके डंप करते हैं। उनको मनमानी के चलते पेमेंट कम कर दी गई, जिससे जो लोग हैं वह परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, जिसको लेकर जब वो हड़ताल है वह कर दी गई है। पूरी गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं प्लांट पर। अब देखना ये होगा कि शहर पर जो फैला हुआ कचरा है वह कब समेटता है और कब हड़ताल खत्म होती है। यश खरे, विस्तार न्यूज़, कटनी। कटनी के बाद बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां पर बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहां मुरार थाना क्षेत्र के एमएच चौराहे पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, चला दी। गोली युवक के पैर में लगी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि घटना का सीसीटीवी अब सामने आ चुका है और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार हम देख रहे हैं कि गोलीबाजी ग्वालियर चंबल अंचल में होना ये आम बात है, लेकिन ये घटनाएं कम होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल, देखिए सुमित, सही कहा आपने कि ग्वालियर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यही कारण है कि रोज एक के बाद लूट, हत्या, डकैती जैसी सामने घटनाएं सामने आ रही हैं। और ऐसा ही एक जो मामला सामने आया है जिसमें आधा दर्जन से बदमाश हैं वो एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और यह घटना मुरार थाने के एमएस चौराहे की है। इसका सीसीटीवी और वीडियो भी सामने आया है जिसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाश युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और इस दौरान युवक को एक गोली पैर में लगी और घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिस तरीके से जो सीसीटीवी में जो बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं उस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन अपराधियों की, इन बदमाशों की तलाश कर रही है और उसके बाद धरपकड़ उनकी शुरू कर दी है। तो जिस तरीके से सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक के बाद एक रोज बदमाशों के द्वारा या फिर कई ऐसी घटना है जो कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर रही है, उसको लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना पुलिस की रात्रि गश्त पर, पेट्रोलिंग पर, पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े करती है घटना। हालांकि घटना के बाद अब धरपकड़ शुरू हो चुकी है, सीसीटीवी के आधार पर जांच होगी, आरोपी पकड़ाएंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। पुलिस क्या कर रही है रात में पेट्रोलिंग? क्या पुलिस ग्वालियर में नहीं करते नजर आती क्या कनिल? देखिए सुमित, जिस तरीके से जो पुलिस दावा करती है कि लगातार यहाँ के क्राइम का रेशो है उसको लगातार कम किया जा रहा है और जो घटना होती है उसको आरोपियों को तत्काल पकड़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बदमाश हो, चाहे वो चोरी जैसी घटना है, बीच रास्ते पर जो लोग जा रहे हैं, जो बदमाश हैं वो उनकी चैन को लूटते हुए ले जा रहे हैं, हत्या जैसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्राइम का रेशो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस जब दावा ये करती है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कारण यही है कि आखिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं पा रही। इसके पीछे का कारण यही है कि जो रात जो पुलिस गश्त करती है तो कहीं ना कहीं उनमें कमी दिख रही है। जो चौराहों पर जो चौकियां होती हैं छोटी छोटी, जो रात के दौरान जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं, वहां पर सन्नाटा छाया रहता है और यही कारण है
अब कि जो क्राइम का अपराधी ग्राफ है, बढ़ रहा है। अपराधी पुलिस के की साथ साथ जो कार्यशैली पर बदमाश है, सवाल उठ वो रहे लगातार हैं। रात में जल्द सक्रिय से हो जल्द जाते हैं और अपराध घटनाओं को पर अंजाम लगाम लगनी चाहिए, यही कोशिश पुलिस की होनी चाहिए। अनिल ग्वालियर चंबल अंचल में। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश के कई जिले बारिश से तर हैं, लेकिन खंडवा में बारिश की बेरुखी ने किसानों की परेशानी, चिंताएं बढ़ा दी। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में 2 से 3 दिन में अगर बारिश नहीं होती है तो खेतों में खड़ी फसलों में कीड़े लग जाएंगे, फसलें खराब हो जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। आसमान से बरखा बरसी और माकूल माहौल देखकर किसानों ने अपने खेत में बीज बो दिया। उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी तो इस साल बहुत से काम निपटा लिए जाएंगे, लेकिन अब ये किसान परेशान है। चिंता का सबब है बारिश का नहीं होना। जिले में इस साल सोयाबीन की खूब बोवनी हुई है। मानसून सक्रिय होने के बाद जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई की शुरुआत तक जिले के करीब सभी ब्लॉकों में किसानों ने फसलों की बोवनी भी कर दी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों में अंकुरित और पौधे के रूप में खड़ी फसलें प्रभावित होने लगी हैं। जमीन में नमी कम होने का असर अब फसलों पर पड़ने लगा है। किसानों के मुताबिक 2 से 3 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसलों में बीमारी फैलने लगेगी। कि जैसे मौसम विभाग है, इसने जून में ही घोषणा कर दी थी कि इस बार बहुत बारिश होने वाली है। किसानों ने जो प्री मानसून हुआ था उसी में कई जगह बोनी कर दी थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बोला था कि बारिश होने वाली है, ऐसे में कहीं अभी तक तो जिले में ऐसी बारिश हुई नहीं है। किसानों ने अपनी मक्का लगा दी है, सोयाबीन लगा दिया, कपास की फसल लगा दी है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से पानी नहीं गिर रहा है। ऐसे में किसानों को चिंता है, अगर 2-4-5 दिन धूप पड़ जाए तो सारी फसलें सूखने को मतलब कगार पे आ जाए। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग इस बार फेल हो गया है। किसानों ने करोड़ रुपए की खाद, बीज, दवाइयाँ डाल के बैठा है खेतों में, लेकिन पानी उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से बारिश में आना चाहिए। फसलों के बीमार होने पर कीट का प्रकोप बढ़ेगा, जिसका सीधा असर फसल की ग्रोथ और उसकी पैदावार पर पड़ेगा। फसल के कमजोर होने पर पीला मोज़ेक भी फसल पर वार करता है, जिससे दाने की चमक चली जाती है और उसका साइज भी छोटा हो जाता है, जिससे उसका वजन घट जाता है। यही वजह है कि अन्नदाता आसमान को ताक रहे हैं, पानी गिरने की मन्नत मुराद कर रहे हैं। खंडवा से विस्तार न्यूज के लिए शकील शेख की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही आपका शहर, आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।